बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में, जिसके अंदर एल्बिटरॉल, मेटाप्रोटाइनोल, टर्बिटोलिन, राइटोड्रीन आ जाएगा। अच्छा, इन ड्रग्स की बात करें तो ये जो है वो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। अब बीटा 2 रिसेप्टर्स लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। जब उनके ऊपर कोई एगोनिस्ट ड्रग एक्ट करती है तो वो ब्रोंको डायलेशन करते हैं। जी, स्टिमुलेटरी होते हैं ना। लंग्स के अंदर क्या होगा, उन पेशेंट्स को जिनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी, वो ये ड्रग्स लेंगे तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी, उनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। अब एल्बिटरॉल की बात करें तो जो एल्बिटरॉल ड्रग है ना, ये है ड्रग ऑफ चॉइस। यानी ये कि इसको जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले किन पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी अगेन। लेकिन वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिकली कहते हैं एजमा के पेशेंट्स। फॉर द एस्थमेटिक पेशेंट्स ड्रग ऑफ चॉइस फ्रॉम द शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट इज एल्बिटरॉल। अब ये क्या है, ये मोर सेलेक्टिव है, ठीक है, इसलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मोर सेलेक्टिव किस ड्रग्स की निस्बत है? मेटाप्रोटाइनोल की निस्बत, मोर सेलेक्टिव देन मेटाप्रोटाइनोल। सो ये बात हो गई किसके बारे में? एल्बिटरॉल के बारे में। उसके बाद है टर्ब्यूटालिन। मेटाप्रोटाइनोल हमने देख लिया कि वो थोड़े सेलेक्टिव नहीं है। टर्ब्यूटालिन जो है वो यूट्राइन रिलैक्सेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर किसी को जो है वो प्री मेच्योर लेबर है, ठीक है, तो उन पेशेंट्स के अंदर प्री मेच्योर लेबर को सप्रेस करने के लिए, टू सप्रेस, ठीक है, प्री मेच्योर लेबर, वी यूज टर्ब्यूटालिन एज अ यूट्राइन रिलैक्सेंट। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, वो इट शुड नॉट एक्सीड 72 आवर्स, ओके। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर क्या आएगा? ज़ाहिर सी बात है, जब ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ट्रेमर्स आएंगे, ठीक है, रेस्टलेसनेस की कैफियत हो जाएगी, क्योंकि ये सारा क्या है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा कर रहे हैं, एंग्जाइटी होगी। अब ये जो ब्रोंकोडायलेशन वाली ड्रग्स है ना, ये इन्हेलर के फॉर्म में यूज़ की जाती है, इन्हेल करते हैं पेशेंट्स, फिर ये ब्रोंकोडायलेशन होती है। ऑरली अगर दें तो ये बीटा 1 सेलेक्टिव एक्शन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू हो जाती है। आल्दो ये बीटा 2 है, लेकिन ये बीटा 1 रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर देती हैं अगर ऑरली ले लें, तो इस वजह से टिकिकार्डिया होना शुरू हो जाता है, ठीक है, कार्डिक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स। उसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसके अंदर आ जाएगा सॉल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, इंडेक्ट्रोल, विलेंट्रोल, ठीक है। इन ड्रग्स के नाम आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं जिनको अंदर इस्तेमाल होता है एस्मा और सीओपीडी, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब इनका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 12 आवर्स से ज़्यादा होता है और एल्बिट्रोल सिर्फ 3 घंटे तक काम करती है। आप कंपैरिजन देखें, एक 12 घंटे, एक 3 घंटे तक काम कर रही है बस। अब जो यूजुअली जो होता है ना, इन ड्रग्स को जो है वो कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इनको यूज़ किया जाता है विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, यानी कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट का और साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, क्योंकि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करते हैं, उनके एडवर्स इफेक्ट्स थोड़े कम आते हैं। उसके बाद हमारे पास है मायरा बैकग्राउंड, जो कि क्या है, B3 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, यानी B3 रिसेप्टर पर ये काम करती है। जब ये B3 रिसेप्टर पे काम करती है तो ये करती है रिलैक्सेशन किसकी? डेट्रूसर मसल्स की। जब डेट्रूसर मसल्स रिलैक्स करते हैं तो जो ब्लैडर का कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी पहले कम थी, उसके बाद ब्लैडर को वॉल्यूम होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो गई है। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यूज़फुल होती है कि ये ब्लड की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करती है। एडवर्स इफेक्ट्स में इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा कि ये जो है वो डिजॉक्सिन जो होता है ना, उसके लेवल को इंक्रीज़ करती है। कैसे? कि ये जो है CYP2D6 एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो कि डिजॉक्सिन को मेटाबोलाइज करता है, तो अल्टीमेटली डिजॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब डिजॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होगा तो एंटी एरिथमिक इफेक्ट्स आएंगे, यानी एरिथमिया वाले इफेक्ट्स आएंगे, सॉरी, शुड नॉट बी यूज्ड विद द पेशेंट्स, कि इन पेशेंट्स के अंदर नहीं यूज़ करना चाहिए जो कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के हों, यानी जिनके अंदर हाइपरटेंशन होना, उनके अंदर हम मायरा बैकग्राउंड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर देखा गया कि एडवर्स इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं इस ड्रग के यूज़ की वजह से। सो डिजॉक्सिन के लेवल को इंक्रीज़ करती है और अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के अंदर नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, यानी इनडायरेक्टली ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे? ये 3 तरीके होते हैं, ठीक है, मेनली, जिनके थ्रू जो है वो इनडायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ज़्यादा किया जाता है। पहला कि रिलीज़ को ज़्यादा किया जाता है, दूसरा कि जो उसके अपटेक हो रहा था ना, रीअपटेक सिनैप्स के अंदर, उसको इनहिबिट करेंगे। तीसरा ये कि जो इनहिबिट करेंगे किसको? उसकी डिग्रेडेशन को। एक तो रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे तो सिनैप्स के अंदर उसका लेवल ज़्यादा हो गया, डिग्रेडेशन को इनहिबिट करेंगे एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को, तो उनका लेवल ज़्यादा हो गया और उनके रिलीज़ को भी ज़्यादा कर दिया। सो इन 3 तरीक़ों से हम इनडायरेक्टली जो है वो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा करते हैं और इसकी वजह से जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब सबसे पहले
पहले जो ड्रग डिस्कस की हुई है उसने लिपिन कोड के अंदर, वो है एम्फीटामीन। मैं आपको सारी साथ साथ बता रही हूँ चीज़ें, ये करेंगे तो होप सो आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एम्फीटामीन क्या है? एम्फीटामीन जो है वो इंडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, जो कि जो है वो सेंट्रली नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। सेंट्रल स्टिमुलेटर के तौर पर भी इसको कहते हैं कि इसका सेंट्रली स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है। तो इस वजह से जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं ना, वो इस एम्फीटामीन को यूज़ कर रहे होते हैं। इस वजह से हम जो है वो इसको इतना प्रेफ़र नहीं करता है, इसको इसके यूज़ को। अब ये क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करती है बीपी को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले काम करेगी ना, जब वो काम करेगी तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे काम करेगी। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट एक्शन आएगा, वेसोप्रेसिव इफ़ेक्ट आएगा, यानी बीपी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि बीटा 1 को भी स्टिमुलेट करेगी। जब बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगी तो बीटा 1 स्टिमुलेटरी एक्शन के रिज़ल्ट में जो कार्डिक एक्शन है वो ज़्यादा होंगे, यानी हार्ट रेट ज़्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, ये सारे इफ़ेक्ट्स आएँगे। उसके बाद क्या करता है कि ये इंक्रीज़ करती है रिलीज़ ऑफ किसके, मतलब किसके रिलीज़ ज़्यादा होगा? कैटेकोलामीन्स। अब जो कैटेकोलामीन्स हैं उसके अंदर क्या आ जाएँगे? एपिनेफ्रिन आ जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन आ जाएगा। अब इसके अलावा डोपामाइन का रिलीज़ भी ज़्यादा होता है और नॉर एपिनेफ्रिन का रिलीज़ भी ज़्यादा हो रहा है। दैट्स इट फॉर एम्फेटामीन।